हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। दिस इज कलीम अंसारी सिद्रा जीएस से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में रेडिकल का क्या रोल था, या रेडिकल कौन थे, कंजर्वेटिव कौन थे और लिबरल कौन थे, इनको बहुत अच्छे से समझ लिया था। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, जिससे कि आपको रेडिकल, लिबरल और कंजर्वेटिव में कहीं से कहाँ तक भी कोई तकलीफ ना आए, और कहीं भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया जाए तो आप उसको बहुत ईजिली कर सको। तो वहां तक तो हो ही गया था। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। मतलब यूरोप के अंदर किस तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और किस तरह से सोशल चेंज हुए। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसकी थोड़ी रीडिंग कर लेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही था कि यूरोप के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ। मतलब एक ऐसा एरा स्टार्ट हुआ कि मशीनों का दौर स्टार्ट हो गया। वहां पे मशीनीकरण होने लगा। मतलब हर देश अपने आप को मशीनों के अंदर डेवलप करने लगा। हर देश की ये चाह हो गई कि उसके देश में जितनी ज्यादा से ज्यादा मशीन होगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा स्पीड से होगा। ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता ही होगा। जहाँ पे 10 आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं, वहीं पे मशीन उस काम को बहुत जल्दी भी कर देती है और कम कॉस्ट में भी कर देती है। तो इस वजह से वहां के लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है ये मैं तो बताऊंगा। इसमें होता क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जबकि एक ऐसा दौर या एक ऐसा एरा जब मशीनों का यूज ज्यादा होने लगे, और जो पार्टिकुलरली एक मैन मेड काम होते हैं ना, या लोगों की मजदूरी टाइप होती है, या जहाँ पे लोग अपनी फिजिकल मेहनत लगाते हैं या अपने फिजिकल एफर्ट लगाते हैं, तो उससे शिफ्ट होकर थोड़ा अब चीज़ों का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, चीज़ें मशीनों में कन्वर्ट होने लगी। तो इस वजह से वहां पे इकोनॉमिकली चेंज आ गया और वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, द पार्टिकुलर ट्रेंड्स वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम। ठीक है, ये एक अलग तरीके का टाइम था, एक अलग तरीके का एक एरा स्टार्ट हो रहा था, जिसने यूरोप की सिचुएशन को या कंडीशन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इट वाज ए टाइम ऑफ प्रीफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। ठीक है। तो इस तरह से वहां पे किस तरह सोशल और इकोनॉमिकल चेंज हुए, इसमें इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के कुछ अपने इम्पैक्ट है, या बोल सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कहीं भी अगर कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, कहीं भी मशीनीकरण अगर चीज़ों का होगा, तो उसकी कुछ अपने कैरेक्टराइजेशन होती है, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, अच्छा एक कॉमन सी बात है, अभी इसको हम पढ़ेंगे तो बाद में, लेकिन हमें पहले थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए कि मानिएगा जब कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, किसी जगह पे इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई देगा। बिकॉज वहां पे लोग जो है वो अलग अलग गांव से, जो अभी तक एक तरह से गांव की इकोनॉमी में फंस के रह गए थे, वो बाहर आएंगे और वहां पर जाके काम देखेंगे। और जब वो वहां पे काम देखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं फिर शाम को काम करके घर आ जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री एकदम सबके नजदीक या घरों के पास तो होगी नहीं। तो इंडस्ट्रीज जो है वो दूर होगी। मान लीजिए गुड़गांव या फरीदाबाद में या ग्रेटर नोएडा में कोई इंडस्ट्री लगती है, तो जब वो इंडस्ट्री लगती है तो उसमें कुछ लोग बिजनौर से या फिर हमारे गांव से लोग वहां पे जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा डेली काम करेंगे और डेली यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या करेंगे, काम भी वहीं पे करेंगे और वहीं पे ही वो रहने लगेंगे, और वहीं पे ही वो मतलब एक तरह से अपना जो लाइफ स्टाइल है वो वहीं के अकॉर्डिंग शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, लोगों का जो है वो सेटलमेंट वहाँ पे होगा, लोगों का बसेरा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, सेटलमेंट बढ़ेंगे, जो बस्तियां हैं वो बढ़ेंगी और पॉपुलेशन वहाँ की इंक्रीज होगी। तो फिर वही एरिया जो है वो डेवलप भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग वहाँ रहेंगे तो उनके बच्चे भी होंगे। जब बच्चे होंगे तो उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी भी चाहिए, तो वहाँ स्कूल्स भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे। फिर उसी के लिए अच्छी चीज़ों के लिए वहाँ पे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री आने से वहाँ का जो एक रीजन है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा और हमारा फरीदाबाद, या बोल सकते हैं हमारा गुड़गांव, ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो कुछ इसी तरह से मैंने एग्जांपल बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में किस तरीके का है, यहाँ पे भी वही बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की बात है, या थोड़ा ब्रॉड सोचने की बात है कि अगर इंडस्ट्री आएगी तो क्या होगा। अभी आप किसी स्कूल, अभी कोई स्कूल आएगा तो उसके आने से 4 काम आ जाते हैं। वहाँ पे लोगों रिक्शा की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे एक कैंटीन वगैरह बढ़ जाएगी, या बोल सकते हैं कि कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें। ऐसा भी होगा कि जब लोग वहाँ से जाएंगे, गुजरेंगे, तो कुछ साइकिल से भी जाएंगे, तो कुछ गाड़ी से भी जाएंगे, तो वहाँ पे टायर पंचर की भी दुकान आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं
इंडस्ट्री लगने से या एक स्कूल लगने से वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार बढ़ गया। किसी को रिक्शा के लिए मिल गया, किसी को कैंटीन लगाने का मौका मिल गया, किसी को गाड़ी वगैरह के लिए हवा भरना या एक पिंचर वगैरह जोड़ने का बहुत सारे काम मिल गए। तो आपने देखा किस तरह से एक ऐसी चीज जो प्रोडक्शन को बढ़ावा दे या कोई ऐसी चीज जब आती है लाइक इंडस्ट्री, तो उससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो चीजों को एक तरह से ऊपर उठाती है और उससे इकोनॉमिकली ग्रोथ होती है। तो इसमें क्या बताया गया है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू सिटी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया भी है कि जब कहीं इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा, नई जगहों का, नई सिटियां बनेगी, वहाँ पे नए शहर बसेंगे। तो जब लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बसेंगे तो नई नई बसीकतें होंगी और नई नई सिटीज सामने आएंगी। जैसे पहले कभी को पुरानी दिल्ली थी, अब धीरे धीरे नई दिल्ली और धीरे धीरे चेहरे का जो वो एरिया का जो है वो एक्सटेंशन होता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर इसी तरह एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। अब जब कहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, मान लीजिए आयरन इंडस्ट्री लगी है, लोहे की इंडस्ट्री लगी है, तो लोहे को आपको इंडस्ट्री के अंदर कच्चा माल तो पहुंचाना पड़ेगा। जब कच्चा माल इंडस्ट्री में पहुंचेगा उसके बाद ही तो इंडस्ट्री आपको कुछ फिनिश गुड बना के देगी। तो कहीं ना कहीं उसको कच्चा माल पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ये सस्ता भी होता है और टिकाऊ भी होता है। तो इसलिए जब इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे जो है वो रेलवे कनेक्शन भी डेवलप होंगे, रेलवे कनेक्शन भी जुड़ेंगे। तो रेलवे लाइन को जो है वो एक तरह से अफोर्डेबल भी किया जाएगा और वहाँ पे उनकी एक्सेसिबिलिटी भी होगी और अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा, तो उससे जो है रेलवे जो लाइन है वो बढ़ेगी या रेलवे स्टेशन का एक्सटेंशन होगा। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन। इसी तरह जब गुड़गांव में लगेंगे तो गुड़गांव में जमीनें महंगी हो जाएंगी। अब जब गुड़गांव में जमीन महंगी हो जाएंगी तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं पे जमीन खरीद के वहीं इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत महंगी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा कि गुड़गांव से सटा हुआ जो भी एरिया हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई हरियाणा का और कोई ऐसा एरिया जो बेकार है या कहीं ना कहीं वो बंजर पड़ा है, तो वो उस एरिया को खरीदेंगे कम पैसों में। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे गुड़गांव में इंडस्ट्री आने की वजह से वहाँ की चीजें की भी या वहाँ की जमीन की भी कीमत बढ़ गई, तो इस वजह से वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब गुड़गांव से और हरियाणा के उस शहर में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जहां वो एक तरह से बेकार पड़ेगी। तो इस तरह से इंडस्ट्री बढ़ती है, इसी तरह से डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल रीजन का, इस तरीके के इंडस्ट्रियल एरियाज वो बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप इसको मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो वर्ड टू वर्ड, तो मैं आपको उसका कमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर उसके बाद भी कोई किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आती है तो मैं अपना यहाँ पे नंबर शो कर देता हूँ, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप 1-to-1 कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करें। नंबर 8868009907, ठीक है, आप इस पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉल भी कर सकते हैं आप। कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट भी होंगे। जब रेवोल्यूशन होगा, कहीं इंडस्ट्री लगेगी तो लोग कहीं ना कहीं से, अभी मैंने बताया भी है कि लोग काम करने आएंगे। तो एक तरह से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आदमी, औरत और बच्चे जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। वो अपने अपने गांव से निकले और इंडस्ट्री की तरफ जाने लगे ताकि वो वहाँ पे काम करें और पैसा कमा सके, ताकि उनकी जो इकोनॉमिकली एक तरह से सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके, अच्छी हो सके, ठीक है। तो यही कुछ इसी तरह से मिलते जुलते या इसी से ही रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट हैं, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला इम्पैक्ट है हाउसिंग एंड द सैनिटाइजेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन ग्रोइंग रैपिडली। जब टाउन जो है, नई नई सिटीज या टाउन जब डेवलप होने लगे तो वहाँ पे हाउसिंग की और सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज लोग ज़्यादा हो गए और लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, या है तो बहुत छोटे छोटे, उनमें लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं रहने की वजह से। तो हाउसिंग की और सैनिटेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब छोटे हाउस होंगे तो लोग वहाँ पे दिक्कत से रहेंगे, और जब हाउस कम होंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैलेगी और वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। एक तरह से बच्चे, औरतें और जो पुरुष हैं वो उन्होंने इंडस्ट्री की तरफ अपना रुझान किया। दूसरा क्या है, वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे और उसके अगर देखा जाए एवज में या उसके बदले में जो दी जाने वाली वेजेस थी वो बहुत कम थी। मतलब लोगों का काम बहुत कराया जा रहा था और वेजेस कुछ दी नहीं जा रही थी। यही कहीं जाके आगे जाके बहुत ज़्यादा सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को
प्रमोट करेगा यही सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को वेजेस बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि जब इंडस्ट्री कम है, इंडस्ट्रीज कम लगी हुई हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो लोगों को काम मिल नहीं पाएगा और एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो कॉमन ही है, बिकॉज इंडस्ट्री आई तो है लेकिन इतनी इंडस्ट्री नहीं आई है कि हर एक को काम मिल सके, हर एक वहाँ पे जाए और काम कर सके। तो इंडस्ट्री आने के बाद भी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जैसी मतलब बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ ही रहा था। क्या आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, कांटेक्ट कर पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में जगाना पड़ता है, बोरियत महसूस ना हो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, इसलिए बार बार थोड़ा बोलना पड़ता है, अल्टीमेटम देना पड़ता है कि आप जागते रहिए, क्लास अभी चल रही है। तो ये 3 प्रॉब्लम हमने देख ली, बल्कि 4 प्रॉब्लम हमने देख ली कि हाउसिंग की प्रॉब्लम थी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचने लगे और लोगों के काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे, वेजेस उनकी कम थी और इंडस्ट्री आई तो थी लेकिन कम इंडस्ट्री आई, जिस वजह से प्रॉपर लोगों को सभी को काम नहीं मिल पाया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन जो है वो बनी रही और प्रॉब्लम में बनी रही। दोस्तों उस टाइम पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी अगर हम बात करें तो ये आज भी हमारे देश में बहुत है, लगभग 6 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक तरह से पूरी तरह से बेरोजगार हैं और सरकार उन पर कोशिश कर भी रही है, लेकिन सरकार की बहुत सारी कोशिशों के बाद बोल सकते हैं कुछ हमारी सरकार की नाकामियां और कुछ हमारी पॉपुलेशन की भी नाकामियों की वजह से वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो कोई नहीं, अगर हम थोड़ी हमारी सरकार मेहनत करे, थोड़ा हम अगर उस पर ध्यान दें तो चीज़ों को प्रॉपर लेवल में लाया जा सकता है और एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, इससे हम कहीं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इतनी प्रॉब्लमें आने लगी तो उसमें जो रेडिकल और लिबरल लोग थे उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजना स्टार्ट कर दिया ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। आपको दिख भी रहा होगा, लिबरल एंड रेडिकल सर्च दी सॉल्यूशन टू दीज इशू, वो इन प्रॉब्लम के या वो इन इश्यूज के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शन ढूंढने लगे जिससे इन सारी प्रॉब्लमों को दूर किया जाए। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी विल कवर द रोल ऑफ रेडिकल एंड द लिबरल। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, रेडिकल और लिबरल ने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो इसमें प्ले किया जिससे इकोनॉमिकली और सोशली कंडीशन बहुत अच्छे से हो पाए। उन्होंने क्या किया उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ रेडिकल एंड द लिबरल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये ऑलमोस्ट सबकी इंडिविजुअल एक व्यक्ति था या इंडिविजुअल एक पर्सन है जिसके पास ये इंडस्ट्रीज थी। मतलब कहा जाए कि एक इंडिविजुअल के हाथ में बहुत सारा संसाधन एक ही के हाथ में था। लेकिन उससे क्या होता था, लिबरल एंड रेडिकल themselves were often property owners and the employer। ये क्या थे कि रेडिकल और जो हमारे लिबरल थे ये खुद ही इंडस्ट्रीज के जो थे वो एक तरह से मालिक थे, ये एम्प्लॉयर थे, इन्हीं की ही कंपनी थी। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज है इसको अपोज किया जाए, मतलब इंडस्ट्रीज किसी आदमी की होनी नहीं चाहिए। अब भाई जिसने बहुत मेहनत की है, जिसने बोला जाए कि पुराने टाइम में बहुत अच्छे से मेहनत की है और अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और अपने पैसे को सही जगह पे लगाया और अपनी इंडस्ट्री बनाई, वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है, तो और उन्होंने किसी का शोषण नहीं किया अपने वर्कर वगैरह का, और अपनी खुद की मेहनत से और ईमानदारी से अगर कोई इंडस्ट्री बनाई है, कोई धंधा बनाया है, तो वो होना चाहिए, उसको हमें अपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये यही चाहते थे कि इंडस्ट्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि किस मेहनत जो है वो लेबर करे और सारा का सारा मुनाफा जो है वो उसमें इन्वेस्टर जो है जिनकी वो इंडस्ट्री है जिसमें उन्होंने लगा के इंडस्ट्री को बिल्ड किया है वो आए और सारा मुनाफा लेके चले जाए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लेबर की या मजदूरों की जिंदगी पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा ना हो, क्योंकि लेबर ही है जो इंडस्ट्रीज को ग्रो कराती है या चलाती है। अगर लेबर ना हो, वो ना हो, तो माल किस तरह बनेगा और कैसे ये जो बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये किस तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो उनका कहना यही था कि इंडस्ट्री हो इस बात से दिक्कत नहीं है और किसी इंडिविजुअल की भी हो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच का जो गैप है एम्प्लॉयर का और जो लेबर है उसके जो बीच का गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। इंडिविजुअली दोनों को अपने अपने एफर्ट लगाने चाहिए। एम्प्लॉयर को लेबर के लिए बहुत अच्छा सुविधाएं प्रोवाइड करा के देनी चाहिए और लेबर को इंडस्ट्रियल के लिए जो जिसकी इंडस्ट्री है या जो एम्प्लॉयर है उसके लिए बहुत अच्छे से काम करना चाहिए ताकि दोनों का काम बहुत अच्छे से चल सके। ऐसा ना हो कि एक दूसरे का शोषण करने में लगे हों। ये इसको अपोज करते थे कि शोषण नहीं होना चाहिए,
वो रहे, इंडस्ट्रीज रहे और इंडिविजुअल के हाथ में रहे, कुछ जो संपत्ति है वो इंडिविजुअल के हाथ में ही रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, लेकिन बस लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। अब ये इस चीज़ को अपोज कैसे करेंगे? अगर ये कहेंगे कि नहीं इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए किसी इंडिविजुअल की, तो मालिक ही ये है जो रेडिकल है और जो लिबरल है। तो जब ऐसा कभी सिचुएशन होती है तो लोगों को अपने रूल जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं, बिकॉज वो तो अगर इस तरह करेंगे तो अपने घर में आग लग जाएगी। तो इसलिए वो बोलते हैं इंडस्ट्रीज हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि जो एम्प्लॉयर होता है और जो लेबर होता है, तो एम्प्लॉयर को उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल करा के देनी चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो और दोनों का काम बहुत अच्छे से चलता रहे। वो अपना इंटरेस्ट या मुनाफा या फायदा जो भी है वो कमा के लेके जाए और लेबर को इसके बदले में मजदूरी और एक बोल सकते हैं कि गरिमा में जीवन जीने का मौका मिले, उनकी भी जो है वो जिंदगी समझी जाए, उनको सिर्फ यही ना समझा जाए कि ये तो मजदूर है तो इनकी कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो वो क्या चाहिए? मेड दियर वेल्थ थ्रू trade of industry venture. They felt that this such effort should be engaged, that its benefit would be achieved of the worker in the economy. मतलब एक तरीके के जो अचीवमेंट है वो वर्करों के लिए लाने चाहिए और उनको वो अचीव होने चाहिए जिससे वो अपनी बेहतर जिंदगी को जी सकें। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? उनको अच्छी, वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिले और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले जिससे वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सके। वो सिर्फ एक मजदूर बन के ना रहे, वो सिर्फ उनका इतना रोल ना रह जाए कि वो सिर्फ मजदूर हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम करें और अपनी मजदूरी ले और यहाँ से जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इनको भी समझना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो एम्प्लॉयर होता है उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे दोनों का काम बहुत अच्छे चल सके। वो उनको एम्प्लॉयर उनको एक गरिमामय जीवन दे और मजदूर जो है या लेबर जो है उसकी इंडस्ट्रीज में मदद करे और उसका जो लाभ है या मुनाफा है उसको दुगना तिगना करने में मदद करे जिससे दोनों का ही बहुत अच्छे से चल सके। इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके का सहसंबंध बनाना पड़ेगा। आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि सहसंबंध बनाना पड़ता है, किस तरह से मगरमच्छ के दांत से या मगरमच्छ के मुंह के अंदर बैठ के चिड़िया जो है उसके जो दांतों के अंदर लगा हुआ मांस है उसको निकाल लेती है और मगरमच्छ उनको कुछ नहीं कहता, निकालने देता। क्यों? क्योंकि एक तरह से मगरमच्छ की दांतों की सफाई हो रही है और एक तरह से चिड़ियाओं को जो है या उन पक्षियों को जो है खाने के लिए मिल रहा है। तो ये दोनों के बीच का सहसंबंध है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को भी फायदा हो रहा है। ऐसा करो कि वो तुम्हें फायदा पहुंचाए, तुम उसको फायदा पहुंचाओ और दोनों में से किसी को भी नुकसान ना हो और दोनों को एक दूसरे के लिए कॉपरेट करना चाहिए। मैंने सहसंबंध का उदाहरण देकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वो यही चाहते थे कि अच्छी फैसिलिटी अगर मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री हो और इंडिविजुअल के हाथ में ही हो। हम इंडिविजुअल के हाथ में संपत्ति का जो है पूरी तरह से अपोज नहीं करते, बस भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वो जो है अपोज करते थे प्रिविलेज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। जो पुराने टाइम से जो पुराने पैसे वाले जमींदार बाबू साहूकार लोग जो थे उनका जो दबदबा था, उनको कुछ स्पेशल स्टेटस या प्रोविजन थे, उनको एक तरह से प्रिविलेजेस दिए हुए थे, वो उनका अपोज करते थे। वो चाहते थे ये नहीं होने चाहिए जो बर्थ है। मान लीजिए कि ये एक पैसे वाले के घर में पैदा हो गया तो इसको एक खास किस्म की छूट और खास किस्म की रिलैक्सेशन देनी स्टार्ट कर दी कि ये जो है वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके के जो ये थे प्रिविलेजेस वो उसको अपोज करते थे और उसको चाहते थे कि पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ठीक है, firmly believe in the value of the achievement efforts labor and the enterprises। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो और इन सब के बीच में एक खास किस्म का अचीवमेंट होना चाहिए जिससे दोनों को फायदा मिले। तो इसमें ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही रोल रहा है रेडिकल का और हमारे लिबरल का कि किस तरह से हम इस गैप को, ये जो गैप है लेबर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, हम इसको किस तरह से फुलफिल कर सके। उनकी यही कोशिश थी कि इसको किसी भी तरह से कम किया जाए। बिकॉज ये तो सिंपल सी बात है, कोई बोलता है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर से गरीबी बिल्कुल मिट जाए और जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। क्या ऐसा दोस्तों हो सकता है? आप खुद ही बुद्धिजीवी हो, मेरी क्लास ले रहे हो, तो ऑब्वियसली हम सब बुद्धिजीवी हैं, कोई भी मानसिक रूप से गरीब नहीं है। अगर एक आधा है भी तो वो भी हमारे परिवेश में आ गए या हमारी सबकी देख बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो हमें देख के वो भी बदल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या ये बिल्कुल समाप्त हो सकता है कि कोई गरीब ना रहे और कोई अमीर ना रहे, दोनों के बीच का गैप जो है एकदम समाप्ति हो जाए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमारी सरकार जब भी ट्राई करती है, कभी भी हमारी सरकार ट्राई करती है कि हम ये जो अमीर और गरीब के जो बीच का गैप है इसको हम कम कर दें। मान लीजिए इतना है तो हम कोशिश करेंगे कि ये
कितना हो जाए, ये कम हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल समाप्ति हो जाए, बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन या दो तो हमेशा उसमें समाज के अंदर रहेंगी, एक है और एक हैव नॉट, एक के पास है और एक के पास नहीं है, लेकिन उनके बीच का भेदभाव, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का उन्हें नीचा दिखाना या उनको बहुत तरह से अपोज करना हर जगह से, वो सब खत्म हो जाए, लोगों को समानता से और गरिमामय जीवन जीने का मौका मिले, सब अपने अपने में खुश रहें, यही हमारी सरकार की कोशिश होती है कि हम इस गैप को कम से कम करने की कोशिश करें, नॉट फिनिश, बिकॉज फिनिश ये कभी हो नहीं सकता। सो the liberal and the radical believe the society would develop only when रेडिकल और लिबरल ये जानते थे कि जो सोसाइटी है वो किन ही कंडीशनों में ही डेवलप हो सकती है, उनके कुछ तर्क थे, वो क्या कहते थे आइए देखते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर, हर एक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि वो कुछ भी बोल सकता है फ्रीली, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। उसके बाद में कैपिटल ओनर वुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कैपिटल का जो ओनर है वो जो है सारी चीज़ों के लेबर को बिना रिस्ट्रिक्शन के ऑपरेट करेगा, इससे दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बने रहेगा। मेनी वर्किंग women and men who wanted change in the world around the liberal and the radical group the parties in the early 19th centuries, मतलब जो चेंज चाहते थे एक्चुअल में, चाहे वो मैन हो या वुमेन, रेडिकल्स में से या लिबरल में से, वो सब निकल के आए और उनकी पार्टीज एक तरह से बनने लगी अर्ली 19 सेंचुरीज के अंदर। तो अब अगली हेडिंग है हमारी रेडिकल एंड द लिबरल बिकम द रिवोल्यूशनरी, कि किस तरह से रेडिकल और लिबरल जो है वो रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी बने और वो क्या चाहते थे। सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड द रेडिकल वांटेड रेवोल्यूशन टू ऑन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन द यूरोप, कुछ जो रेडिकल थे या कुछ नेशनलिस्ट थे जिसमें रेडिकल और लिबरल दोनों थे, वो यूरोप के अंदर एक गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट चाहते थे, एक ऐसी गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट चाहते थे जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो और वहाँ लोगों को इक्वालिटी वगैरह मिले और इन सब चीज़ों पे वहाँ बात की जाए, ठीक है। In the France, Italy, Russia and the Germany, they become revolutionary and they work to overthrow the existence of the monarchy, ये सब जो है वो मोनार्की के अगेंस्ट जो है एक तरह से रेवोल्यूशन कर रहे थे और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। नेशनलिस्ट टॉक टू रेवोल्यूशन that would create nation where all the citizens would have equal right, और जो नेशनलिस्ट थे वो एक इस तरीके के नेशन का एस्टेब्लिशमेंट चाह रहे थे, एक ऐसा नेशन क्रिएट करना चाह रहे थे जहाँ पे रहने वाले सभी सिटीजन को जो है वो इक्वल राइट हो। तो इसमें जो है किस तरह से ये जो रेडिकल है और लिबरल है ये किस तरह से एक तरह से नेशनलिस्ट बन गए, या सॉरी किस तरह से वो रेवोल्यूशनरी बन गए और किस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशन करने की सोच ली, ये पूरी कंडीशनें क्या थी इसका जिक्र इसमें उन्होंने किया है। और एक बहुत ही फेमस राइटर थे जिसको हम बोल सकते हैं गुज़िब मज़ीनी, ठीक है। ये इटली के एक नेशनलिस्ट राइटर थे, ये क्या करते थे वहाँ की जो सरकार है या वहाँ की जो कहीं ना कहीं बैड हैबिट है गवर्नमेंट के अंदर या कुछ सोसाइटी के अंदर, तो वो उनको ना पब्लिश करते थे, और जब उनको पब्लिश करते थे तो उनकी जो ये पब्लिश हुई हुई जो रिपोर्ट थी या पत्रिकाएं जो थी वो सारा वर्ल्ड पढ़ता था और उनकी मांग अपने अपने देश में क्या करता था। इन्हीं की ही कुछ मुझे मजीनी की ही कुछ राइटिंग का ही रेफरेंस लेते हुए हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर भी इससे इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने भी अपने देश के अंदर इस तरीके की चीज़ों की मांग की। तो आपने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरह से रेडिकल और जो लिबरल है वो रिवोल्यूशनरी बनते हैं, कैसे क्रांतिकारी बनते हैं और किस तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है और क्या इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इम्पैक्ट वगैरह रहा है। तो यहाँ तक जैसा कि आपको पता है हमने सब कुछ बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लेक्चर को बार बार देखिएगा, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैंने नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है और आप कमेंट में भी ले सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और आराम से वीडियो 20-25 मिनट की चली गई है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।